हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीनी की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर को। इस बुक में बताए गए सभी लॉज को एक एक करके आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे एंड आई प्रॉमिस बुक के खत्म होने तक आपकी पर्सनैलिटी और ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लॉ नंबर 1 के साथ, जो कि है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। पावर का ये लॉ बताता है कि हमें कभी भी अपने बॉस, अपने सुपीरियर से बेटर दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्यों? अगर हम बेटर हैं तो बेटर दिखने की कोशिश क्यों ना करें? इस क्यों का जवाब छुपा है बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर, और इसी साइकोलॉजी को समझेंगे हम बुक में दिए हुए पहले एग्जाम्पल से। फ्रांस में लुई 14 द सन किंग रूल कर रहे थे और उस समय उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोलस फौके। निकोलस फाइनेंस मिनिस्टर तो थे ही, साथ ही अपनी आलीशान पार्टीज के लिए बेहद मशहूर थे। राजा के बेहद करीबी और भरोसेमंद लोगों में शामिल थे। निकोलस बहुत ही चालाक था। उसने राजा को अपने साथ की लत सी लगा दी थी। राजा का दरबार हो, उनकी पार्टीज हो, उनकी जरूरी मीटिंग्स हो या उनकी खूबसूरत शामें, निकोलस के बिना सब कुछ अधूरा था। इसी बीच 1661 में अचानक राजा के प्राइम मिनिस्टर ज्यूल्स माजरीन की मौत हो जाती है। सभी को लग रहा था कि निकोलस राजा के काफी करीब है और शायद वही अब अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पर राजा ने सबकी अटकलें खत्म करते हुए दरबार से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ही खत्म कर दिया। बाकी लोगों के साथ साथ निकोलस को भी इससे बड़ा धक्का लगा। उसे लगने लगा कि शायद राजा उसे भूल रहा है, उसकी अहमियत कम हो रही है। अब निकोलस कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो फिर से राजा की नजरों में खास हो जाए। इसीलिए उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी। सभी को ये मैसेज दिया गया कि ये पार्टी निकोलस ने अपने महल का काम पूरा होने की खुशी में दी है, पर दरअसल इस पार्टी की आड़ में निकोलस राजा को इम्प्रेस करना चाहता था। इस पार्टी में फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप के कुछ चुनिंदा शाही परिवार शामिल हुए। फ्रांस के सभी मशहूर और अमीर लोगों को इस पार्टी में बुलाया गया था। साथ ही निकोलस ने राजा के कुछ खास दोस्तों को भी इनवाइट किया था। शाम को और खूबसूरत बना दिया था मोलेयर ने, जो कि उस वक्त के बेहतरीन राइटर थे। निकोलस ने सभी के सामने राजा को पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया। सभी ने निकोलस की पार्टी की जमकर तारीफ की। शाही लोग, राजा के दोस्त भी उससे बड़ा प्रभावित हुए। पार्टी बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो गई। निकोलस काफी खुश था। उसे लग रहा था कि आखिर उसने राजा को अपनी वैल्यू प्रूव कर ही दी। पर अगले ही दिन 2 सैनिक आते हैं और निकोलस को अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसका जुर्म बताया जाता है चोरी। उस पर शाही खजाने से सोना और पैसे चुराने का आरोप लगता है। निकोलस अपनी गिरफ्तारी से बड़ा हैरान था, क्योंकि ये बात सच थी कि उसने खजाने से सोना और पैसा लिया था, पर ये सब कुछ उसने राजा के कहने पर ही किया था। मतलब राजा की परमिशन के बाद ही उसने खजाने से सोने और रुपए लिए थे। राजा सब कुछ जानता था, पर फिर भी उसने निकोलस को सजा दी और उसे कई सालों तक कैद में रखा। अब सवाल ये उठता है कि राजा ने आखिर ऐसा क्यों किया? दोस्तों, लुईस 14 एक एरोगेंट और प्राउड राजा था। वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान था। हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने का उसे बड़ा शौक था। जाहिर सी बात है, इस तरह के सेल्फ सेंटर्ड इंसान जिसे अपने आगे कुछ नजर ही नहीं आता, उसकी इनसिक्योरिटीज भी काफी ज्यादा रही होंगी। इसीलिए जब निकोलस ने शानदार पार्टी रखी ताकि वो राजा को अपनी वफादारी साबित कर सके, उसका दिल जीत सके, तो इसका उल्टा ही असर हो गया। पार्टी इतनी शानदार थी कि सब लोग निकोलस से इम्प्रेस हो गए। यहाँ तक कि राजा के दोस्तों ने भी निकोलस की बहुत तारीफ करी। निकोलस की हर तारीफ राजा के दिल में तीर की तरह चुभी। उसका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और इसीलिए इन सब बातों का बदला लेने के लिए उसने निकोलस को जानबूझकर जेल में डाल दिया। वो ये अच्छी तरह जानता था कि निकोलस ने कोई चोरी नहीं करी है, उसके कहने पर ही पैसे लिए हैं, पर फिर भी वो निकोलस को ये एहसास दिलाना चाहता था कि आखिर वो उसका मास्टर है। और ये लॉ हमें यही सिखाता है कि जब आप अपने मास्टर को आउटशाइन करते हैं तो वो आपसे बदला लेने के लिए, अपनी पुरानी जगह वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर।
1600 शताब्दी में इटालियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैलीलियो के सामने बड़े मुश्किल हालात आए। हालांकि गैलीलियो ये अच्छी तरह जानते थे कि उस समय के रूलर्स को खुश कैसे रखना है, पर फिर भी पैसों की तंगी की वजह से वो बड़े परेशान थे। गैलीलियो के पास ज्ञान के भंडार थे, पर उस वक्त के ज्यादातर राजाओं को ज्ञान की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह थी तो बस अपने नाम की, अपनी शोहरत की, और ये बात गैलीलियो समझ चुका था। इसीलिए वो अक्सर अपने इन्वेंशंस को, अपनी रिसर्च को अलग अलग राजाओं में, अलग अलग रूलर्स में डिवाइड कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, जब उसने मिलिट्री कंपास बनाया तो उसे ड्यूक ऑफ गोंजा को डेडिकेट कर दिया, और इस कंपास को कैसे यूज करना है इस पर जो किताब लिखी उसे मेडिसी फैमिली को डेडिकेट कर दिया। ऐसा करके एक साथ दो लोगों को उसने अपना पैट्रॉन, अपना संरक्षक बना लिया, और दोनों से ही उसे भारी मात्रा में स्टूडेंट्स भी मिले। गैलीलियो फिर भी परेशान था, क्योंकि राजाओं से अक्सर उसे गिफ्ट्स मिलते, तारीफें मिलती, पर कैश नहीं मिलता। पैसों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। इस परेशानी से निकलने के लिए गैलीलियो ने एक तरकीब निकाली। 1610 में जब उसने जुपिटर और उसके मून्स की खोज करी तो इस खोज को दो लोगों के बीच बांटने के बजाय उसने सिर्फ एक परिवार पर कंसंट्रेट किया। ये परिवार था द मेडिसी फैमिली, जो कि एक इटालियन बैंकिंग फैमिली थी। इस परिवार के पास बेशुमार पैसा और ताकत थी। गैलीलियो ने अपनी इस खोज को कुछ इस तरह से मेडिसी फैमिली को डेडिकेट किया कि ऐसा लगे जैसे ये परिवार पॉलिटिक्स या किसी भी बिजनेस से कहीं ऊपर है। ये इंसानों से हटकर देवताओं के बराबर पहुंच चुके हैं, और ऐसा करने के लिए उसने अपनी खोज के साथ एक कहानी बनाई। इस कहानी के जरिए उसने लोगों को बताया कि जुपिटर और उसके चारों चांद मेडिसी फैमिली से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। मेडिसी फैमिली के राजा कॉसिमो I जुपिटर हैं, और उनके चारों प्रिंस वो मून हैं जो जुपिटर के इर्द गिर्द रहते हैं। यहाँ पर गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली के सबसे पावरफुल आदमी को जुपिटर और उनके चारों बेटों को मून के जैसे दिखाया। इस इंटरप्रिटेशन से कॉसिमो I इतने खुश हुए कि उन्होंने जुपिटर को अपना राजकीय चिन्ह घोषित कर दिया, और कॉसिमो II ने गैलीलियो को अपनी राज्यसभा का फिलोसोफर और मैथमेटिशियन घोषित कर दिया। अब गैलीलियो को शाही खजाने से एक फिक्स्ड सैलरी के साथ कई सारे गिफ्ट्स और बाकी सुविधाएं भी मिलने लगी। तो हम आ गए हैं उसी पुराने क्वेश्चन पे, आखिर गैलीलियो के साथ ऐसा क्यों हुआ? रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, हर मास्टर औरों से ज्यादा ऊंचा और श्रेष्ठ दिखना चाहता है। इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को गैलीलियो ने बखूबी समझा और इस बात का पूरा फायदा उठाया। नाम और शोहरत के भूखे मेडिसी फैमिली को ना उसने सिर्फ अपने से ऊपर बल्कि दुनिया के हर इंसान से ऊपर रख दिया, और एक मास्टर के लिए सुपीरियर दिखने से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसी बात का फायदा उठाकर गैलीलियो ने वो कर दिखाया जो निकोलस ना कर सका। सो फाइनली आज के इन एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हर इंसान के अंदर जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, ईगो होता है, प्राइड होता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम सबकी फीलिंग्स की परवाह करते रहें, सबके लिए सोचते रहें, हर किसी को खुद से सुपीरियर मानते रहें? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की सुपीरियरिटी बरकरार रखनी है जो आपके लिए फायदेमंद हो। दोस्तों ये मत भूलिए कि समय बदलता रहता है, साथ साथ कुछ नियम, कानून, तौर तरीके बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम था जब बॉस का मतलब होता था कोई खड़ूस, कम बोलने वाला इंसान जो चेहरे पर हमेशा सीरियसनेस का नकाब ओढ़े रहे। पर आज के समय में बहुत से ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज के साथ खाना खाते हैं, उनके घर आते जाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, हंसी मजाक करते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे आज भी हर मास्टर को सुपीरियर होना पसंद है, और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको अपने सुपीरियर, अपने मास्टर, अपने बॉस को वो इम्पोर्टेंस फील करवानी ही होगी जो वो चाहते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मास्टर आपसे खुश रहें तो ध्यान रखिए, उनके सामने कम होशियार बनिए, कम अच्छे दिखिए, कम बोलिए, उनकी ज्यादा सुनिए, उनकी तारीफें करिए, उन्हें अपने से बेटर दिखाने की कोशिश करें, उनके सामने गलतियां करें, अपने मास्टर से मदद लें, क्योंकि जब जब आप उनसे मदद मांगेंगे वो खुद को आपसे ज्यादा सुपीरियर फील करेंगे। दोस्तों एक होशियार आदमी हमेशा ये जानता है कि उसे कब झुकना है और किसके सामने झुकना है। इस लॉ का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको हर इंसान को सुपीरियर फील करवाना है या हर किसी के सामने झुकना है। अगर आपका मास्टर, आपका बॉस, आपका सुपीरियर एक पावरफुल और सस्टेनेबल पोजीशन पर है तो ही आपको उसे सुपीरियर फील करवाना होगा। लेकिन अगर आपका मास्टर खोखली और कमजोर स्थिति में है तो उसे सुपीरियर फील करवाने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त
दया मत दिखाइए, बल्कि पूरी ताकत लगाकर उसे नीचा दिखाइए, उसे गिराने की कोशिश करिए। पर ऐसा करने से पहले ध्यान रखिएगा कि वो मास्टर दोबारा कभी उस पोजीशन, उस पावर को हासिल न कर पाए। आउटस्मार्ट योर मास्टर एंड विन द पावर, क्योंकि सही समय पर किया गया सही वार पूरी बाजी पलट देता है। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने दूसरे लॉ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।